नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर में एक बार फिर से कोल्ड वॉर की तरह न्यूक्लियर हथियारों की रेस शुरू हो गई है। दुनिया का हर देश फिर से न्यूक्लियर हथियारों का भंडार जमा कर रहा है। फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, रूस ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया, चाइना ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं। वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। दुनिया जो पहले ही परमाणु हथियारों के जखीरे के ऊपर बैठी हुई है, एक बटन और दुनिया का खेल खत्म। लेकिन इसके बावजूद फिर से न्यूक्लियर हथियारों की रेस क्यों शुरू हो गई है? जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट की बात कही, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी परमाणु परीक्षण की धमकी दे दी। अब दोनों महाशक्तियां शब्दों से नहीं बल्कि परमाणु की भाषा में बात कर रही हैं। और मैं कहता हूं कि अगर यह बयानबाजी असली परमाणु परीक्षण में बदली या परमाणु युद्ध में बदली तो हम जंग के उस दौर में चले जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। एक छोटी सी चूक और धरती को राख में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन बनाम ट्रंप की इस बारूदी जंग में दुनिया एक नए न्यूक्लियर तूफान के बीच फंसी हुई नजर आ रही है। तो क्या परमाणु तनाव पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है? रूस और अमेरिका के बीच बढ़ती परमाणु प्रतिस्पर्धा या परमाणु रेस ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो तेज की ही है, लेकिन दुनिया भर में परमाणु हथियारों के जखीरे के खतरे को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया एनपीटी की बात करती है, परमाणु अप्रसार संधि की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर मुल्क परमाणु हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाए तो वैश्विक शांति को खतरा, दुनिया को खतरा। और दुनिया के शक्तिशाली देश आपस में परमाणु होड़ करें तो यह शांति का पैगाम, यह कबूतर उड़ाने का काम, यह किस तरह का मजाक किया जा रहा है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने उच्च अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करें। यह फैसला उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण करने के लिए आदेश दे चुका है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रूस ने अब तक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, जो कि परमाणु अप्रसार संधि की तरफ भी जाना चाहता है, परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसका पालन किया है रूस ने अभी तक। लेकिन अगर अमेरिका या कोई अन्य परमाणु शक्ति इसे तोड़ता है और परीक्षण करता है तो रूस भी नहीं रुकेगा। रूस इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मसला बता रहा है और साफ कर रहा है कि रूस भी अपनी परमाणु ताकत में इजाफा करने के लिए अमेरिका से पीछे तो किसी भी सूरत में नहीं रहेगा। Предпринять адекватные ответные действия. В этой связи я поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Вот. Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада. Давайте перейдем к основному вопросу сегодняшней повестки. रूस का मैसेज क्लियर है। अगर और कोई परमाणु देश इस मैदान में उतरता है, परमाणु मैदान में उतरता है, अमेरिका अगर परमाणु खेल खेलता है तो वो भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या ये बढ़ती परमाणु होड़ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी है या अपने देश को सुरक्षित रखने की तैयारी है? जिसके पास जितने परमाणु हथियार होंगे वो उतना शक्तिशाली माना जाएगा। एक वक्त में परमाणु हथियारों के विघटन की बात चल रही थी, इसे कम करने की बात चल रही थी,
लेकिन एआई की दुनिया में एक बार फिर से एक किस तरह की रेस शुरू हो गई है, जहां मानवता पीछे छूट रही है और हथियार आगे जा रहे हैं। विशेषज्ञों की भी यही चिंता है जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। अगर अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों के परीक्षण और उत्पादन की रफ्तार तेज हुई तो इससे वैश्विक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दोनों ही देश एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, परमाणु क्षेत्र में कोई भी बिना जवाब के नहीं छोड़ा जाएगा। यह बात विश्व को एक बार फिर से उस भयावह दौर में ले जा रही है जब परमाणु युद्ध की आशंका दुनिया को घेरती थी, या जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक किया था। उस अटैक को छोड़ दीजिए, अगर परमाणु हथियारों को या यूरेनियम को, संवर्धित यूरेनियम को ठीक तरीके से नहीं रखा गया तो यह पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जहरीला बनाता है। उसका क्या? और पुतिन इधर क्लियर कट ऐलान कर रहे हैं, एटमी गेम में अमेरिका के लिए अपोजिट खेलने के लिए रूस तैयार है। अमेरिका या कोई भी देश एटमी टेस्ट करेगा तो रूस भी करेगा। अमेरिका न्यूक्लियर के मैटर में क्या कर रहा है इसका पता लगाया जाए। एटमी पावर में रूस भी अमेरिका से किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगा। न्यूक्लियर गेम में अमेरिका खेलना चाहता है तो हम मैदान में हैं। पुतिन ने 3 खास परमाणु हथियारों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। पहला, न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का उत्पादन तेजी से बढ़ाने और जल्द से जल्द परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। दूसरा, जो सरमट आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको युद्ध के मोर्चे पर तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ये जो आईसीबीएम है, इसमें परमाणु वॉरहेड्स लगाकर इसे भेजा जा सकता है और एक साथ 15 परमाणु वॉरहेड, 15 परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। तीसरा जो है ओरेशनिक मिसाइल, उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरुआत करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आपको अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत के बारे में भी जल्दी से बता देते हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 मिसाइल लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमले के लिए सक्षम है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जो कि सरमट से 5,000 किलोमीटर कम है। रूसी सरमट मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखता है। हालांकि मिनटमैन 3 विश्व के किसी भी कोने में निशाना साधने में सक्षम है। यह मिसाइल अंतरिक्ष में भी हमला कर सकता है और कई टारगेट्स को एक साथ तबाह कर सकता है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिसाइल बेहद तेज गति से अपने लक्ष्य को साधता है। अब रूस अमेरिका में परमाणु हथियारों की संख्या भी देख लीजिए, क्योंकि दोनों परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। कोई भी एक दूसरे से 19-20 नहीं है, रूस ही ज्यादा है। रूस के पास लगभग 5,580 परमाणु हथियार हैं, वहीं अमेरिका के पास लगभग 5,277। इसके बाद चीन की बारी आती है, 600 परमाणु हथियार। फ्रांस के बाद 290, यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225 परमाणु हथियार हैं। फिर बारी आती है भारत और पाकिस्तान की। भारत के पास करीब 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं, जबकि इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी कुछ सीमित संख्या में परमाणु हथियार हैं। बस 12 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसके अलावा दुनिया में कहीं कोई परमाणु हथियार नहीं है। तो दुनिया के दूसरे देश का शांति से नहीं रह रहे? क्या साउथ कोरिया शांति से नहीं रह रहा? जापान शांति से नहीं रह रहा? आखिर इतने परमाणु हथियारों की आवश्यकता क्या है? ये किस तरह की तैयारी चल रही है? एक ऐसा दौर जहां तकनीक और शक्ति अपने चरम पर है, जहां रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, तो वहीं इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा परमाणु हथियारों की रेस बढ़ाई जा रही है और खुलेआम टकराव का इजहार किया जा रहा है। रूस और अमेरिका की इस परमाणु जंग के बीच दुनिया की निगाहें जमी। आगे क्या होगा? क्या ये महाशक्ति आपसी संवाद के रास्ते तलाशेंगे या परमाणु हथियार की टेस्टिंग करके विश्व में एक नया संकट को जन्म देंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसके दुष्परिणाम जो है वो पूरी मानवता को भुगतने पड़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ फिलहाल इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, नेता पीएमएलएन पाकिस्तान से। हमारे साथ मेजर आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं हिंदुस्तान से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आपको बता दें, हमारे साथ मेहमत ओज़तुर्क होंगे तुर्की से लाइव, मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव होंगे, विदेश मामलों के जानकार, और साथ ही साथ करोड़ों की संख्या में दर्शक व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सबसे पहले मेजर साहब सवाल आपसे कि ये जो रेस शुरू हुई है दुनिया के अलग अलग देशों में, और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का भी नाम लिया कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे रहा है, लेकिन वो किसी को बता नहीं रहे। नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है, रूस ने तो ऐलान ही कर दिया, अमेरिका ने ऐलान ही कर दिया है।
आज के इस दौर में जहां दुनिया एआई की तरफ जा रही है, वहां पर हम एक बार फिर से कोल्ड वॉर की स्थिति बनते हुए क्यों देख रहे हैं? देखिए, अगर आप वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो पिछले कई वर्षों में कई देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी है। और ये तो मैं समझता हूँ विश्व के लिए एक अच्छी बात ये रही कि वो टकराव बहुत ज्यादा बढ़े नहीं आगे। वरना कई देशों के बीच ऐसी स्थिति बनी है कि जिसमें ऐसा लगा कि कहीं कोई जंग हो जाएगी, वो सीमित दायरे में रही और वहां तक कंटेन कर ली गई। लेकिन अब जो ये वर्तमान में जो आप स्थिति देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही कि हम वो जो एक कोल्ड वॉर का जो एरा हुआ करता था, जब यूएसएसआर हुआ करता था, डोनाल्ड ट्रंप जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सोच की वजह से पूरे विश्व में एक अशांति फैला रहे हैं। अमेरिका की शुरू से एक कोशिश रही थी कि मिलिट्री अपनी जो है वो सुपीरियॉरिटी वो पूरे विश्व पे और खास तौर पे जो बड़े देश हैं जैसे रशिया, चाइना, ऐसे देशों के ऊपर जो है अपना हावी जो वो रहे और पूरे विश्व पे हावी रहे मिलिटरीली और फिर इकोनॉमिकली, जिससे जो वहां वो चीजें बनाते हैं वो उन देशों में, छोटे देशों में, अन्य देशों में वो वहां अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, चाहे वो डिफेंस के हों या अन्य प्रोडक्ट्स हों। उन चीजों को वो वहां अपना बिजनेस जो है उसको वहां ज्यादा एस्टैब्लिश कर सके। तो ये एक अमेरिकन की नीति शुरू से रही है और अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा बन गए हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, कि कब क्या बेतुके ऐलान कर दे, कब क्या बेतुकी बातें कर दे, को बिना सिर पैर की बातें करना। मतलब समझ नहीं आता कि अमेरिकन ने कहां से चुन लिया है इनको जो है दोबारा देश का राष्ट्रपति। और जब से ये बने हैं, आप देखिए विवाद किसी ना किसी तरीके के पूरे टाइम खड़े होते रहते हैं इनके पूरे कार्यकाल में। अब जब आपके पास पहले ही 5,000 जो है वो परमाणु हथियार हैं, साथ पूरी पृथ्वी को खत्म करने के लिए मुझे लगता है 10 भी बहुत होंगे। 10 में पूरी पृथ्वी खत्म की जा सकती है। जो आज के जो परमाणु हथियार हैं, जो उनकी क्षमता है, जो हिरोशिमा में गिराया गया था उससे कम से कम 100-200 गुना ज्यादा घातक है। तो अगर 10 भी आप सॉरी कर लें तो पूरी धरती खत्म हो जाती है। तो ये जो आपने भी लिस्ट दिखाई, इतने बना के बैठे साहब, चलाएंगे कहाँ, किस पे चलाएं? 10 तो चला दिए तो दुनिया खत्म है, उसके बाद कौन किस पे चलाएगा? तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत एक गलत स्थिति में पूरे विश्व को ले जा रहे हैं। कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी कि वो टेस्ट करें। और फिर पुतिन भी उसी तरह रिटेलिएट कर रहे हैं कि अपनी आईसीबीएम्स को जो है वो बॉर्डर पे मूव कर रहे हैं एहतियातन। वो भी मैसेज देना चाहते हैं रशियंस को, अपने देश को, कि भाई देखिए हम भी अग्रेसिव हैं। तो ये पूरे विश्व में आप फिर से एक गलत हथियारों की होड़ की और मैन्युफैक्चरिंग की जाए। आज दुनिया एक ऐसी स्थिति में आ गई है कि जहां लोगों को लग रहा है कि जंग से किसी का फायदा नहीं होता। बेवजह आप खर्चा करते हैं, बेवजह पैसा बर्बाद करते हैं, वो कहीं बेहतर चीजों में, मुनासिब चीजों में इस्तेमाल हो सकता है, वो किया जाए। लेकिन ये जो एक ऐसी होड़ एक तरफ से शुरू होती है, फिर वो दोनों तरफ कुछ देश जो होंगे, कुछ उनके साथ कुछ उनके साथ, और ये होड़ आप देखेंगे। और तेजल साहब, अमेरिका तो अमेरिका ही, पीछे पीछे पाकिस्तान भी। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो दुनिया को बता नहीं रहा है। नॉर्थ कोरिया भी टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो दुनिया को बता नहीं रहा। ये बात और है कि अब ट्रंप साहब की बात पर कितना विश्वास किया जाए, लेकिन अगर 10% भी सच्चाई है तो पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट करो? भाई आप अपनी इकोनॉमी में ध्यान दो, आप आईएमएफ से लोन लेकर न्यूक्लियर टेस्ट करने में लगे हुए हो। हाँ, ये मैंने वही कहा ना कि अब ये होड़ जो होती है ना, जब एक तरफ से चलाई जाती है तो उसका असर आप देखते हैं, वो चेन रिएक्शन होता है। और वो चेन रिएक्शन के तहत आप देखोगे कि विश्व के अन्य देश भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति पूरे विश्व के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं है, मानवता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, जहां पे ऐसी चीजों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ती जाए और कोई ऐसी स्थिति बनेगी कहीं ऐसा खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। उसको लगेगा कि आगे मुझे अपनी वाहवाही करनी है तो कुछ चला भी दो भाई। तो ऐसे आदमी तो मतलब मैं तो पाकिस्तान के संदर्भ में भी नहीं समझ पाता। अब मेहमत उस्तुक हमारे साथ जुड़ेंगे, संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन इरशाद अहमद जी जुड़े हुए हैं। आपने सही कहा, होड़ चली है तो होड़ में सब शामिल है। मेरा पाकिस्तान को लेकर समझ में नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप और रूस आमने सामने है तो भाई ऐसे पाकिस्तान को होड़ करने की क्या जरूरत है कि वो अपने लिए न्यूक्लियर हथियार बना रहे? अरे भाई आप न्यूक्लियर हथियार का क्या करेंगे? 150-200 न्यूक्लियर हथियार पहले ही इरशाद भाई आप लोगों ने बना रखे हैं। आपको क्या उसको खाने में, नाश्ते में कंज्यूम करना है?
एटम बम बिरयानी, एटम बम सीख कबाब, एटम बम टिक्का, एटम बम चिकन बिरयानी, ये सब बनाएंगे क्या? अरे मेन मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आप लोग कहां एटमी रेस में पड़े हुए हैं? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसको अपने इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, व्यवस्थाओं पे, सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। इजाजत है मुझे, मैं बोल सकता हूँ? आप लोगों को इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है? बिना इजाजत लिए दुनिया को आप लोगों ने कोहराम मचा रखा है। आप जरा सुने जरा, बड़े हौसले से, मैंने कितने एहतराम से सुना आप लोगों को 10 मिनट ना। पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए, जो मैं पिछले, जब से मैं आप लोगों के साथ शो करता हूँ, जब से मैं आपको चीख चीख के कहता हूँ कि बाज आ जाइए दहशतगर्दाना सोच से। अभी आपके ये मेहमान कह रहे थे कि ट्रंप दुनिया को जंग की तरफ ले जा रहे हैं, तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। भाई, वो अगर ना प्रेसिडेंट होते तो इस मर्तबा दुनिया तबाह हो चुकी होती। जैसा कि आपने उंगली की थी, अपने हाथ किया, आपको जिस तरह आपने शरारत की थी उसका मजा चखते तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो जाती है। अगर ट्रंप के पास आप माफी मांगने ना जाते तो तबाही हो जानी थी। ट्रंप ने, आप उसको दुआ दीजिए कि उन्होंने आपके लिए अच्छा किया, आपको और दुनिया को तबाही से बचाया। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो जाती, अगर वो आपके ऊपर दया ना करते, आपके ऊपर वो बारिश ना बरसाते दया की, तो अभी तक पता नहीं क्या हो चुका होता। देखिए, ट्रंप जी को आप बुरा भला मत कहिए, उन्होंने, वो बहुत बड़े मोहसिन इंसानियत है इस वक्त दुनिया में। कितने ममालिक की उन्होंने जंग रोकी। देखिए, उन्होंने फलस्तीन को जंग से बचाया, हिंदुस्तान पाकिस्तान को जंग से बचाया, और कौन कौन से ममालिक हैं। अभी जो शरारत आप दूसरी करवाने लगे थे काबुल के साथ हमारी, उससे भी उन्होंने बचाया। तो बात ये है कि आप जो है, जी इरशाद जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। एक बार माइक चेक कीजिएगा। इरशाद जी, माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कहीं पाकिस्तानी आर्मी ने आपका माइक तो नहीं बंद कर दिया? चलिए, मैं लगता है दोबारा जाऊंगा उनके पास। वो कह रहे थे भाई डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो आज इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो गया होता। खैर, जितनी जैसी बातें कर रहे थे, इससे ज़्यादा स्वाद तो लाहौरी जीरा पीने में आता है, जिस तरह का वो कह रहे थे। खैर, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप प्रेम जो है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल पर चल रहा है। मैं संजीव श्रीवास्तव जी से समझता हूँ, पाकिस्तान का एक एंगल तो है, क्योंकि हमारे पड़ोस में है तो उसको जिक्र करना ज़रूरी है। तुर्की से हमारे साथ मेहमत ओस्तुर्क साहब जुड़ रहे हैं। ओस्तुर्क साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में, हमारे डिबेट में आपके पास आए। लेकिन पहले संजीव श्रीवास्तव जी से समझे कि ये कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन बन रही है, जिसमें परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू होते हुए दिखाई दिख रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये दुनिया को किस तरफ लीड करेगा? देखिए, ये जो डेवलपमेंट्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में, वो दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और विश्व में जो न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजिम्स बनी थी, चाहे वो एनपीटी हो, चाहे वो कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी हो, या जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो अमेरिका और रशिया के बीच की है, और उसके पहले जो आईएनएफ ट्रीटी थी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, वो सभी खतरे में दिखाई देती है। और महाशक्तियों के बीच में आज एक वर्चस्व की जो प्रतिद्वंदिता है वो चल रही है। एक नए शीत युद्ध का जो खतरा, एक न्यू कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन है वो इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो नेटो के एलाइज हैं, उसके जो एशियन एलाइज हैं, उसके जो कुछ अन्य एलाइज और पार्टनर्स, जाहिर है कि उसमें भारत शामिल नहीं है, वो एक खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूरी सिचुएशन है, ये पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय मैं कहूंगा है, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जिस तरीके के जो संयम को अभी तक बरता गया था, उसको जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी डोनाल्ड ट्रंप के पहले ही कार्यकाल के दौरान जो अमेरिका और रशिया के बीच की थी, वो कोलैप्स कर चुकी है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि फरवरी 2026 में जिसको रिन्यू किए जाने का प्रस्ताव है, संभव है कि वो रिन्यू ना हो पाए, उसका भी हश्र वही हो जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी का हुआ था। और अभी आप देखिए तो पिछले 2 हफ्तों में रशिया ने 3 न्यूक्लियर पावर्ड जो डिफेंस इक्विपमेंट्स को अनवील किया है। बोलेवेस्निक, पोसाइडन और एक मिसाइल कैरियर को उसने अनवील किया, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड
वेपन सिस्टम है, और जाहिर है कि इसकी न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से इसकी जो क्षमता है वो अनलिमिटेड हो जाती है, इसकी रेंज अनलिमिटेड हो जाती है। और अमेरिका जाहिर है कि इस बात को भी जानता है कि चाइना भी इसी तरीके से अपने वेपन्स बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या भी चाइना लगातार बढ़ा रहा है। तो अमेरिका अंडर प्रेशर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि जो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं वो सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, और इसी वजह से अमेरिका भी पीछे नहीं रह सकता, अमेरिका को भी करना चाहिए। तो ये जो उन्होंने तर्क दिए हैं वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक वो सही। जो बात मेजर आशीष साहब कर रहे हैं, इतने परमाणु बमों का करेंगे क्या? 5,500 से ज्यादा रशिया के पास है, 5,500 अमेरिका के पास है, 600 चाइना के पास है। इसका 10% भी इस्तेमाल कर लिया, 10% भी बड़ी बात कह रहा हूं, 1% भी इस्तेमाल कर लिया तो आधी दुनिया तो ऐसी ही साफ हो जाएगी। अब और टेस्ट करें, ये क्या बस डेटरेंस को बढ़ाना, मतलब क्या है ये? व्हाट इज दिस? देखिए विवेक जी, ये जो पूरी सिचुएशन है ये एक पॉस्चरिंग है। ये पॉस्चरिंग को दिखाने का, अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध सशक्त और मजबूत दिखाने की प्रक्रिया में ये कर रही हैं। महाशक्तियां युद्ध लड़ नहीं सकती, न्यूक्लियर वॉर तो ये बिल्कुल ही लड़ ही नहीं सकती। अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध है, जो कि इसेंशियली महाशक्तियां ही लड़ रही हैं, इनडायरेक्ट तरीके से ये रशिया प्रेशर टैक्टिक्स है, ये कह रहे हैं आप? और अमेरिका और नेटो के बीच की लड़ाई है, उसमें उन्होंने आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कनेक्शन बीच में कट गया था। नहीं, एक मिनट पूरा कर लीजिए जल्दी। हाँ, और उसी तरीके से अमेरिका और नेटो ने रशिया की टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली फायर तक नहीं की है। और न्यूक्लियर वेपन्स तो आप भूल ही जाइए, न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब होगा म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं मैट की सिचुएशन। उसमें नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी नहीं जाना चाहेगा, और पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है वो भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। और जाहिर है कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर अफोर्डेबल नहीं है, न्यूक्लियर वॉर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। और बड़े से बड़ा तानाशाह, बड़े से बड़ा कट्टरपंथी नेता कोई भी क्यों ना हो, वो अपने जान की कीमत पर न्यूक्लियर डराने और दबाव बनाने की एक रणनीति है। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पॉस्चरिंग हो रही है, पॉस्चरिंग हो रही है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं भी नहीं कहा कि न्यूक्लियर वार होगी या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वो अपने हथियारों को चेक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो एटॉमिक जंग लड़ना चाह रहे हैं, ये जंग लड़वाना चाह रहे हैं। वो तो मुसलसल तस्फिया करवाने पे लगे हुए हैं, जो लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं उनको समझाने पे लगे हुए हैं। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान ने जंग करके पाकिस्तान से जंग छेड़ के कितना नुकसान बर्दाश्त किया, कि आज 4 से 5 माह हो गए आपके वजीर आजम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, आपको भी नहीं पता कि कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। देखिए, आप अल्लाह इज्जत देने वाला है, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब को, आपके हिंदुस्तान का बच्चा उनका नाम जानता हूं। दहशतगर्दों को छोड़कर सबका एहतराम करते हैं भाई साहब। आप मेरी बात सुनिए, पहले पूरी बात करने दीजिए। मेरे आर्मी चीफ को पूरी दुनिया के लोग उनके नाम से जानते हैं। आपको अपने आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होगा, हिंदुस्तान वालों को, मुझे भी नहीं मालूम। तो देखिए, अल्लाह इज्जत देने वाला है और अल्लाह ही जिल्लत देने वाला है। आप लोगों को जिल्लत मिली जंग करके, छेड़खानी करके, हमें इज्जत मिली अल्लाह ताला की तरफ से। और दूसरी बात, ये जो आप एटॉमिक जंग की बातें कर रहे हैं, ये ना करें, खुदारा ना करें, क्योंकि अगर एटॉमिक जंग हो गई, अगर एटॉमिक जंग हो गई तो आपको धुएं के बादल नजर आएंगे, इंसान नजर आएंगे, ना इंसानियत नजर आएगी, ना ये ग्रीनरी नजर आएगी, ना ये चैनल होंगे जिसपे बैठ करके। इरशाद भाई, ऑपरेशन सिंदूर में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो, क्यों? देखिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, इनकी बातें डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो हैं, उसे सुनकर मुझे हिंदी फिल्म का एक गाना याद आता है। मेजर आशीष साहब, संजीव साहब, हालांकि इरशाद भाई ने नहीं सुनी होगी, और बिलाल साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए, वो भी नहीं सुने होंगे, और उस्तुक भाई भी नहीं सुने होंगे। दर्शक जानते होंगे, एक गाना बड़ा फेमस है, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे अच्छा कौन है? तो उसमें सबसे जवाब आता है, पापा, मेरे पापा। नहीं, देखिए सबसे अच्छा वो है जो इंसानियत के लिए काम करे, जो पूरी दुनिया के लिए काम करे, जो दहशतगर्दों के खिलाफ काम करे। वो अमेरिका, न्यूक्लियर टेस्ट करना इंसानियत ही तो है, और क्या है? दुनिया में
दो न्यूक्लियर- मुल्क एक दुनिया में इस न्यूक्लियर वक्त टेस्ट करना जो इंसानियत जो ही तो है, और सितारे की क्या है? तरह चमक रहे हैं। एक हिंदू जी। एक मैं संजीव एक भाई एक सेकंड अमेरिका आ रहा एक हूं, मैं पाकिस्तान है। ओस्तुर भाई और हिंदुस्तान तो एक जिल्लत की रिएक्शन जिंदगी फिर मैं आ रहा गुजार हूं। रहा है। हिंदुस्तान हाँ तो हाँ, जिल्लत की ये ऐसी इंसानियत जगह है। पे पहुंच हाँ ठीक चुका है, ये है, इंसानियत है। हिरोशिमा नागासाकी ऐसी पर जगह बम पे गिराना पहुंच भी गए, इंसानियत है। हिंदुस्तान के वापसी ओस्तुर्क नामुमकिन साहब है। से समझेंगे कि क्या परमाणु हथियारों की रेस दुनिया में एक बार फिर से कोल्ड वॉर सिचुएशन को जन्म देने वाली है, या इंसानियत किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है? मेहमत ओस्तुर जी। बहुत शुक्रिया जी। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल में इंसानियत को न्यूक्लियर बम की ज़रूरत नहीं, इंसानियत को पीस की ज़रूरत है, इंसानियत को वेलफेयर की ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ ट्रंप ने कहा है वो डराने के लिए और इंटिमिडेशन के लिए किया है। और जो न्यूक्लियर टेस्ट कोई खुफिया वाला नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी सब के साथ जो इक्विपमेंट वगैरह है, अगर कोई इसी तरह टेस्ट हो जाए तो वो पता चलता है। मेरा ख्याल में वो अपने आप के लिए ट्रंप एक बहाना बना रहा है, और उसने वो खुद ये कहा कि जो हमारा हाथ में जितना वो एटॉमिक हथियार है वो सारा आलम को, सारा जहां को 150 बार ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। वो तो अकेला नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स है और रशिया है, चाइना है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो कि एनपीटी के ज़ेर उनके हथियार है, और पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया जो एनपीटी के खारिज है, वो बहुत सारा हथियार है। वो जैसा कि आपने बताया 5% या 10% ये इस्तेमाल किया जाए, सारा आलम ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो मसरफ और एक्सपेंडिचर न्यूक्लियर के लिए दिया जाता है वो अपने जो लोगों के लिए देना चाहिए। और मेरा ख्याल में दुनिया खतरा की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक नया जो कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। इसमें एक और ख़तरनाक बात यह है कि वो अभी रशिया और बेलारूस के दरमियान हो गया, और पहले से नाटो के अंदर भी था। न्यूक्लियर शेयरिंग के जो मसले हैं वो मेरा ख्याल में ख़तरनाक तरीन है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर किसी जो न्यूक्लियर मुल्क से आप कोई पक्ट करे, एग्रीमेंट करे, तो आपके पास में न्यूक्लियर हथियार हो जाएगा। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ जो पहले शुरू में कहा था कि सारा आलम को न्यूक्लियर के लिए ज़रूरत नहीं, उनको पीस के लिए ज़रूरत है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि दुनिया में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। न्यूक्लियर का हमें कोई, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कीजिए ना, अगर बात करनी है तो एटॉमिक हथियारों की क्यों बात करनी है। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैं सीधे यहाँ से बिलाल शफीक के पास जा रहा हूँ कि जब दुनिया में ऑलरेडी इतने परमाणु हथियार मौजूद हैं, तो फिर डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, डर क्रिएट करने के लिए और परमाणु हथियार क्यों? क्या 5,500 परमाणु हथियारों से वो डर क्रिएट नहीं हो रहा है कि उस पर एक चेरी ऑन द टॉप, एक बयान भी चाहिए? या पाकिस्तान के पास अगर 170 की संख्या में परमाणु हथियार हैं, तो पाकिस्तान को 30, 50, 100 परमाणु हथियार और क्यों चाहिए? इसमें अगर तो आप प्रेसिडेंट ट्रंप की इस बात को ऑन करते हैं कि पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया सीक्रेटली जो है वो एटॉमिक वेपन्स के मजीद टेस्ट करते हैं, तो अगर आप ये ऑन करते हो, इसी पे आपका पूरा प्रोग्राम है, तो फिर आप ये भी ऑन करें कि आपके साथ में 8 जहाज गिरे हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मान लें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप दुरुस्त कह रहे हैं और ये वो गलत कह रहे हैं। दूसरी बात अभी आपने ये कही कि दुनिया में ऑलरेडी 5,500 के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो मजीद क्यों? 5,500 अकेले रशिया के पास है। ठीक है ना, चले 5,500 अकेले रशिया के पास है, तो मजीद क्यों? वो भी आपके एक साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, ये पोस्टिंग होती है, ये डेटरेंस होता है, ये एक फियर क्रिएट किया जाता है कि जैसे आपको मैं आसान अल्फाज में ये बता दूं कि
अगर आप मेरे पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के मेरे पे अटैक करोगे तो मैं तुम पे पहले अटैक कर दूंगा, यानी एक क्रिएशन है, एक सोच है, इतना खौफ पैदा कर दो, इतनी ताकत हासिल कर लो, इतना अपने आप को पावरफुल कर लो कि तुम्हारे वर्ड्स दुनिया में कानून बन जाए, तुम्हारी पॉलिसी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी बन जाए, तुम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तो दुनिया उसको ऑन कर ले, तुम कम्युनिज्म को सेपरेट करने की तरफ जाओ तो जिस तरह कोल्ड वॉर में हुआ दुनिया उस तरफ चली जाए, तुम कैपिटलिज्म को लेके चलो तो दुनिया उस तरफ चली जाए। तो ये तो रियासत की इंस्टिंक्ट में, जिसे हमारे उर्दू में जिबिल्लत कहते हैं, अब मुझे हिंदी में इसका मतलब नहीं आता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब ये खिता पुरअमन था, आपने पाकिस्तान को दो लख्त कर लिया, हम बॉलीवुड में नहीं रहते ना हॉलीवुड में रहते, हम मानते हैं कि 1971 की बार हम शिकस्त हम लोगों ने खाई, 1974 में आपको धमाका करने की क्या जरूरत थी? इस खिते को अगर हम साउथ एशिया की तरफ भी आ जाएं तो इसको न्यूक्लियराइजेशन आप लोगों ने की, अच्छा फिर हो गया धमाका, उसके बाद फिर आप लोग चलते रहे 1998 में जब आपने धमाका कर लिया ओपनली, तो अगले दिन आपने प्रेसिडेंट क्लिंटन को खत लिख दिया, आपके जो वाजपेयी साहब थे, ठीक है वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, तो जो दुनिया से चला जाता है मेरे लिए दिल में उसका एहतराम होता है, उन्होंने कहा जी हमने चाइना के खौफ से ये धमाका किया। अच्छा अभी इंडिया को आपने देखा, इंडिया की ये पॉलिसी रही, उससे पहले आप लोग रशिया से हथियार लेते रहे, ठीक है, जब आपने देखा रशिया डिमाइस कर गया, रशिया टुकड़े टुकड़े कर गया, आप अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, 2005 में आपने उससे डिफेंस एग्रीमेंट किया, फिर आपकी और अमेरिका की जो सिविल न्यूक्लियर डील है, मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, लेकिन वो पीसफुल एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। पाकिस्तान ने एनपीटी साइन किया हुआ क्या? आप इतनी लंबी लंबी मार रहे हैं यहाँ पर? नहीं, आपने एनपीटी साइन किया हुआ क्या? और अगर हिंदुस्तान की बात हो रही है तो हिंदुस्तान के पास आपसे बहुत ज्यादा मात्रा में परमाणु हथियार तो नहीं, आप परमाणु रेस की बात कर रहे हैं, या तो हमारे पास 1000-1500 परमाणु हथियार होता तो आप हमें एलिगेशन कर सकते थे। आप सवाल पूछे ना अमेरिका से, अगर आपकी हिम्मत है तो, कि आपके पास ऑलरेडी 5,500 परमाणु हथियार हैं, तो फिर आपको और ज्यादा टेस्ट करने के लिए आदेश देने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप लोग सवाल नहीं पूछ पाएंगे यूएस से। इस रीजन को न्यूक्लियराइज किसने किया? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दे। क्यों इस रीजन में न्यूक्लियर हथियारों की आवश्यकता क्यों नहीं थी? और हमारा तो, हिंदुस्तान का तो नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी है। आप लोगों ने कौन सी ऐसी डील साइन की है? बताइए मुझे, कौन सी ऐसी डील साइन की है? आपका तो छूटते साथ हर दूसरा नेता कहता है परमाणु बम पटक देंगे, हमने पाव किलो के परमाणु बम बनाए हुए हैं। इस खित्ते में मेरे भाई मुझे ये बता दें, इस खित्ते में सबसे पहले न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर धमाका किसने किया? पाकिस्तान को किसने कंपेल किया कि वो भी अपने आप को न्यूक्लियराइज करे? अब क्यों आप लोगों को परमाणु हथियार लेने की जरूरत थी? हिंदुस्तान दो थ्रेट है हमारी तरफ, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, हमें चाहिए था न्यूक्लियर हथियार, बात खत्म हो गई। और हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, हम किसी देश को धमकी देने नहीं चलते हैं कि भाई हम आपके ऊपर परमाणु बम पटक देंगे। चित्राहट के लिए बनाया है। पाकिस्तान के चाइना से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे 1962 से पहले। हिंदी चीनी भाई भाई नारा किसका था? आप मुझे बताएं। संजीव श्रीवास्तव जी से इसका जवाब ले रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। बात अमेरिका की हो रही है भाई साहब, बिलाल शरीफ, हिंदी चीनी भाई भाई तो करगिल भी गए थे, करगिल में जब अटैक हुआ उससे पहले लाहौर भी गए थे बस लेकर अटल बिहारी वाजपेयी। हमने तो हिंदी चीनी भाई भाई भी बोला, तो हमने पाकिस्तान के साथ भी बातचीत की। हमें क्या मिला बदले में? हमें तो सिर्फ धोखा मिला ना। तो हम परमाणु हथियार नहीं टेस्ट करेंगे तो कौन टेस्ट करेगा? और आप तो डेवन से ट्रस्ट के लायक नहीं थे। आप 1947-14 अगस्त से ट्रस्ट के लायक नहीं है। आपने 48 में कबायली लड़ाकों को घुसा दिया कश्मीर में। क्या बात करते हैं आप लोग? भाई भाई का नारा आपने दुनिया को ये प्रिटेंड किया कि हम नैम का हर दोस्ती के मुंह पे पाकिस्तान ने सिर्फ धोखा दिया, इसलिए हमें परमाणु शक्ति लेनी पड़ी। बात खत्म हो गई। बात हो रही है अमेरिका की। भाई साहब 170 और 5,500 में अंतर होता है, तो इस अंतर पर आइए वापस डिबेट पर। इरशाद अहमद जी आ रहा हूं मैं। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी और मेजर साहब। देखिए, ये जो हमारे पाकिस्तान के जो पत्रकार साथी हैं, ये सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। मैं उनसे एकमात्र सवाल करता हूं, डोनाल्ड, और ये सवाल इरशाद साहब से भी है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग के संदर्भ में पाकिस्तान के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उससे क्या पता चलता है? आपकी दोस्ती तो उजागर हो गई। ये नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं, और चाइना और रशिया तो उनके पुराने शत्रु हैं ही। तो ये पाकिस्तान शत्रु खेमे में है या मित्र वाले खेमे में, आप समझ लीजिए। इससे पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका कितना भरोसा करता है
ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है। ये अलग बात है कि वो आरोप की क्यों लगाए और कितने सही है, उसके बारे में मुझे भी डाउट है कि संभव है कि ऐसा ना हो रहा हो। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तान का नाम लिया है, तो पाकिस्तान की जो चरित्र के ऊपर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कितना ट्रस्ट है, वो इसी से एक्सपोज हो जाता है। और आपका जो ये सिरसाद साहब बैठ के कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ मत कहिए, उन्होंने तो ऐसे किया वैसे किया, इतने युद्ध रुकवा दिए, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसका जवाब दीजिए पहले। क्या आप सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग का जो आरोप है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दूसरा मैं ये कहूंगा, भारत के जो ठीक है संजीव जी, इसका जवाब इरशाद अहमद जी से। इरशाद अहमद जी जाने वाले, इसलिए इरशाद अहमद जी से इसका जवाब। भाई आप चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। विवेक देखें, आपके को पैनलिस्ट कह रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है पाकिस्तान से जो आपके मित्र जुड़े हैं। आप लोगों की बहुत बुरी आदत यह है कि आप किसी की बात को भी उल्टा सीधा करके बयान पेश करते हैं। देखिए, ट्रंप ने ये कहा था कि अगर मैं अपने हथियार ये चेक कर रहा हूं तो बाकी दुनिया के ममालिक भी चेक कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया कि टेस्ट कर रहे हैं, चेक नहीं कहा था। दूसरी बात आपने अभी कहा कि आप भाई उनको भाई इनको भाई, आपने किस दिन पाकिस्तान को अपना भाई समझा? किस दिन आपने अमन की बात की, शांति की बात की? हमेशा पाकिस्तान की तरफ से शांति का, बस लेके गए अटल बिहारी वाजपेयी। जब भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री प्लेन लेके चले गए जिसके लिए आज भी उनको आलोचना का सामना करना पड़ता है। आप मुझे बोलने तो दें। आप लोग ट्रस्ट के काबिल खबर है। मैं सवाल जो संजीव भाई पूछे, आप सवाल पर आइए। क्या आप न्यूक्लियर टेस्ट करके एशिया में भी हथियारों की रेस को बढ़ाना चाहते हैं? एशिया में भी परमाणु होड़ दोबारा शुरू करना चाहते हैं? देखिए, अगर हमने ये वाले हथियार, एटॉमिक हथियार इस्तेमाल करने होते, खुदा की कसम एक लम्हे में तबाह कर सकते थे हम हिंदुस्तान को। हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं चाहते इंसानियत का मरना, इंसानों का मरना। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आओ अभी दोबारा फिर आपके प्रोग्राम पे हमेशा कहता हूं, आओ मिलकर के खित्ते में अमन कायम करें, आओ मिलकर के दहशतगर्दी खत्म करें। जो आप दहशतगर्द भेजते हैं पाकिस्तान में, मकबूजा कश्मीर में भेजना बंद करें। ये अमन का गहवारा बनाएं इस खित्ते को इतना खूबसूरत बना दें आप और हम मिलके। अगर आप अपनी दहशतगर्दाना सोच, अपनी दहशतगर्दी से बात आ जाए, बनाते हैं, अपने इंजीनियर्स मोदी बनाते जी हैं, को समझा साइंटिस्ट लें, बनाते हैं, तो पूरी दुनिया में अमन आएगा। बनाते हैं, ये जो न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, न्यूक्लियर बम्स की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं। हमने ना कभी धमकी दी है आपको, हम नहीं बनाते टेररिस्टों को बनाने में स्पेशलाइजेशन आपका है। आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बता दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की बात कितनी सही है, कितनी गलत है? देखिए, ये बात मैं कौन होता हूं बात करने वाला? ये वाली मेरी हुकूमत है, मेरे आर्मी चीफ है, मेरे प्रेसिडेंट है, मेरे वजीर आजम है। जिस दिन वो हुक्म करेंगे, जिस दिन उन्होंने करना होगा, मेजर साहब बर्बाद करेंगे और पूरी दुनिया को बता करके करेंगे। जैसे मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पहले चागी के पहाड़ों में धमाका किया था, पूरी दुनिया को बता के किया था कि आज मैं वो कर रहा हूं, और मेरे अजीम लीडर ने वो करके दिखाया। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का नाम पूरी दुनिया में गूंजता है, जैसा कि गूंजता है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को हराने के बाद। मैं कह रहा हूं जैसा कि नवाज शरीफ का नाम गूंजता है, उसी तरह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम गूंजता है। उसी तरह मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया पहचानती है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, क्या एशिया में भी यही होगा? अल्लाह हाफिज। मैं समझता हूँ एशिया में इतना ज्यादा ये चीज अभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अभी ऐसा माहौल तो नहीं है। लेकिन क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अपनी जो सुपीरियॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं अमेरिकन सिटीजन्स को और विश्व को एक दिखाना चाहते हैं, एक संकेत देना चाहते हैं अपने बयानों से। और वो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं कि मैंने ये जो है जंग रुकवा दी, यहाँ जंग रुकवा दी। उनके अलावा कोई और शायद ही कोई बोल रहा होता है कि उन्होंने जंग रुकवा दी, लेकिन वो खुद ही ये सेल्फ प्रोक्लेम करते हैं। सॉरी, तो वो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी मंशा है कि वो विश्व में अपने आप को, अमेरिका को काफी सुपीरियर दिखाएं। और उसी चक्कर में आपने देखा, जाहिर सी बात है कि साहब ये तो बहुत ही बेतुकी बात हो जाएगी कि जब 5000 एटम बम पहले से आपके पास हैं, तो उसमें अगर आप एक इजाफा कर लोगे तो उससे क्या कोई डेटरेंट हो जाएगा? नहीं। अगर एक नहीं होता, 0 पे होते, 1 हो जाता तो समझ में आता कि डेटरेंट है। अब जब 5000 हैं तो 5027 हो जाए या 5028 हो जाए,
उससे डेटरेंट कैसे हो जाएगा, ये किसी भी एक मुनासिब बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि मतलब इसे ये पॉस्चरिंग है, जैसा कि वो कह रहे हैं, हवाबाजी है एक तरह की। हाँ बिल्कुल, और बेतुकी है बिल्कुल। मैंने कहा ना, अगर आपके पास 5027 बम है तो आपने 5028 कर ले, तो उसमें कौन सी नई चीज हो गई साहब? और पाकिस्तान को लेकर उनका दावा कितना आपको लगता है कि उसमें दम है? अब हाँ, वो बात उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि पाकिस्तान में कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कहीं इधर उधर से, चाइना से या कहीं और से टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, असेंबल करेंगे। बीच में ऐसी चीजें हम लोगों ने सुनी, सोशल मीडिया पे आती रही। तो वही चीज का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिल रही है, वो खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो चोरी छुपे ऐसे टेस्ट करना चाहता है, और नॉर्थ कोरिया भी इस तरीके से करना चाह रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को एक ही तराजू में रख दिया है उठा करके। तो कहीं ना कहीं अब उनको कुछ अंदेशा होगा या ऐसा लगता होगा। अब ये तो पाकिस्तान ही बता सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं कि भाई वो ऐसा कोई सीक्रेट टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो भी है। बहरहाल इस पे तो पाकिस्तान को क्लैरिफिकेशन देना ही चाहिए कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कुछ तो जवाब देना ही चाहिए। आप उसको सवाल को टाल नहीं सकते। मेरे साहब दिक्कत ये है कि पाकिस्तान चाह के भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को नकार नहीं सकता, और नकारेंगे तो दिक्कत, और हाँ कर नहीं सकते, हाँ करेंगे तो दिक्कत। जाए तो जाए किधर? मैं बिलाल शफीक साहब से इसका जवाब लूं। बिलाल शफीक साहब एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं आप, बोल लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान चाह के भी डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को हम मोदी नहीं है, क्योंकि आपके जो वो है ना राहुल गांधी, वो तो बार बार कहते हैं कि एक दफा कह दो मोदी के जो ट्रंप बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपके अंदर करेज नहीं है। हमारा हाल उल्टा है, हम इससे ऑपोजिट हैं। जहां डोनाल्ड ट्रंप ठीक है हम कहते हैं ये बात दुरुस्त है, जहां वो गलत है हम कहते हैं सलामी नहीं ठोक सकते शफीक साहब। हमारा अपना हाल नहीं है। नहीं, हम सलामी नहीं ठोक सकते। हमें सलामी, हमारे प्रधानमंत्री सलामी नहीं ठोक सकते। नहीं यार, मेरी बात सुने ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। हाँ। अब हम इस बात को मान ले, उसने पिछले दिनों का मोदी इज लाइक अ किलर विद अपॉलॉजी। मैं किसी को किलर नहीं कहता। मतलब डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, यही ना शफीक साहब? डोनाल्ड ट्रंप की बात गलत है, यही ना? नहीं, मैं बात बताने लगूं। पाकिस्तान अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अगर उसको 1 लाख भी एटमी धमाके करने पड़े वो करेगा। कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये फैसला जो पॉलिसी मेकर्स ने किया। वो आप तय कीजिए, इसमें हमारी क्या दिलचस्पी, हमें क्या लेना देना से। ओस्तुर साहब इसे कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया चोरी छिपे ये दोनों मुल्क भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, या वो एटॉमिक पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं? ओस्तुर साहब एक सेकंड, शफीक जी एक सेकंड मारो, शफीक जी एक सेकंड मारो, मेहमत ओस्तुर जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। ओस्तुर की माइक चेक कीजिएगा। मैं पहले भी बताया था कि अगर कोई एक्सप्लोजन टेस्ट वगैरह हो तो उसको वो तस्बीत करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट ऐसा है, सैटेलाइट से वो दूसरा ऑब्जर्वेटरी जो इक्विपमेंट वगैरह है, तो इसीलिए मेरा ख्याल में इसमें शायद होती है, अगर हो गया था ना, होती है वो पता चला जाता। इसीलिए मेरा ख्याल में वो अपने आपको वो प्रोटेक्ट बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कहता, क्योंकि ये कहा जाता कि वो आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला नॉर्थ कोरिया था, वो 10 साल पहले था, 1 डिकेड पहले था। तो मेरे ख्याल में अपने आपको प्रोटेक्ट बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहिब यही कहता। और मैं जैसा पहले बताया था, हमें न्यूक्लियराइजेशन की नहीं, डेन्यूक्लियराइजेशन की ज़रूरत है। वो रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान वो स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 वगैरह था, वो भी ख़त्म हो गया। तो अभी उसको न्यूक्लियराइजेशन की बजाय अपने आपस में डेन्यूक्लियराइजेशन और वो डिटेंट के पक्ट करना चाहिए, वरना ये इंसानियत के हक में नहीं, इंसानियत के वो खिलाफ में होता। नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को लेकर क्यों दावा करेंगे? वो अपनी बात करें,
वो 2 स्टेट्स जो ऐसे देश हैं जो थोड़ा सा अनरिलायबल हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है जिनके साथ, उनको लेकर क्यों क्लेम करेंगे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जो माइंड ये कहता कि अगर कोई एक्सप्लोजन वगैरह होता है तो वो उसी वक्त उसी मिनट में वो पता चल जाता। तो नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस, यूएसजीएस की वेबसाइट, उनके डेटा, इसके अलावा बहुत सारे और मेजरमेंट है जिसे पता चल जाता है। लेकिन ये दावा करना आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं जमीन के बहुत नीचे हो रहा है, इतना नीचे हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 3 मैग्नीट्यूड 2.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा जो महसूस भी नहीं होता है, करना ही क्यों है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप अच्छा सही नहीं बोलता। और ट्रस्ट डेफिसिट है डोनाल्ड ट्रंप के बाद। संजीव श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में शफीक भाई आपके पास आ रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, ये जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच का ही विषय नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के अस्तित्व का विषय है। और इसकी वजह से मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान समय में जिस तरीके की जो थिंकिंग जो महाशक्तियों के बीच में दिखाई दे रही है, वो विश्व के लिए अच्छा नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। और इस तरीके का तर्क दे देना कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा तो ये उसको वेरीफाई करेगा, और ये चीज ज्यादा बच नहीं सकती अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों से। तो इसमें इस तरीके के तर्क डोनाल्ड ट्रंप यदि दे रहे हैं तो वो अपने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करने का जो उन्होंने डिसीजन लिया है, और जाहिर है कि उसके पीछे वो, हाँ बिल्कुल, और उसके पीछे वो पॉस्चरिंग करने का जो लक्ष्य है, रशिया भी पॉस्चरिंग कर रहा है। मैं सिर्फ, देखिए, अमेरिका को सिर्फ दोष नहीं दूंगा, ये जो पूरी वर्तमान समय की स्थितियां हैं उसमें रशिया भी उतना ही जिम्मेदार है, चाइना भी उतना ही जिम्मेदार है। और ये जो राष्ट्र हैं वो लगातार अपने वेपन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या इंडिया को रशिया बड़े बड़े वेपन्स डेवलप कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अब तो न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल होना एक बात है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर के कोई बॉम्ब कैरी करना एक बात है, और कोई मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड हो, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अमेरिका जाहिर है कि इन सारे विषयों से बहुत चिंतित है, अमेरिका अंडर प्रेशर है, और डोनाल्ड ट्रंप भले से ये न्यूक्लियर पावर्ड गलत हो सकते हैं। संजीव भाई, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल अभी तो रशिया ने टेस्ट किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और न्यूक्लियर पावर्ड में दर्शकों को बता दूं कि जो संजीव भाई कह रहे हैं, न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल होने का मतलब है एक ऐसी मिसाइल जो महीनों तक पृथ्वी के चक्कर काटती रहे, जिसकी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर फ्यूजन से और न्यूक्लियर पावर से चलेगी, तो उसमें एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, उसको जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक टेंशन का सबब भी है। आपने सही कहा। जी, आपकी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हथियार पहले से मौजूद है, 5,000 इस तरीके के बड़ी संख्या मौजूद है, लेकिन जो कंटेस्टेशन है महाशक्तियों के बीच का, जो एक पावर प्रोजेक्शन है, और जो एक दूसरे के विरुद्ध स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के इंपेरेटिव्स हैं, वो यथावत हैं। वो अमेरिका उसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि रशिया के पास न्यूक्लियर पावर है और हमारे पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। उसको जल्द से जल्द न्यूक्लियर पावर विकसित करना होगा। और मैं मानता हूं कि मैं आपके इस बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारत को भी न्यूक्लियर पावर्ड जो वेपन्स हैं उसको डेवलप करने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि हमारे जो इंपेरेटिव्स हैं वो पाकिस्तान से निर्धारित नहीं होते हैं। हमने न्यूक्लियर वेपन्स अगर एक्वायर किया तो जाहिर है कि चाइना का उसका सबसे बड़ा फैक्टर था। चाइना ने वो न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए, उसके बाद हमने एक्वायर किया, और जाहिर है कि हमको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने जो किया जो किया। लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का जो बिहेवियर है, जो रिकॉर्ड है, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजिंग है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान नामक जो वहां के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स के यहाँ वहां उसको प्रसार करने का, नॉर्थ कोरिया और टर्की और ईरान, इस तरीके के जो कृत्य पाकिस्तान ने किए, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया, वो नॉर्थ कोरिया, और वो सारी जो सिचुएशन है वो विश्व के लिए डिस्टेबलाइजिंग थी। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का जो बिहेवियर, जो कि पाकिस्तान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे, वो पूरे विश्व में वो नाभिकीय प्रसार को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि भारत का कोई ऐसा रिकॉर्ड आप नहीं बता सकते कि भारत ने ऐसा कभी कुछ किया हो। भारत का जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो बिहेवियर है, जो रिकॉर्ड है, इम्पेक्केबल है।
उसके ऊपर कोई सवालिया निशान कभी भी कोई खड़ा नहीं कर सकता। हम बड़े जिम्मेदार राष्ट्र हैं और हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में भी ये बहुत स्पष्ट है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले नहीं करने जा रहे। लेकिन यदि किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो हमारा जो रिटेलिएशन होगा वो मैसिव होगा। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, थर्ड स्ट्राइक, फोर्थ स्ट्राइक, हर तरह की कैपेबिलिटी पे भारत चलता है, लेकिन हम कभी भी पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत ही जिम्मेदारी भरा रहा है और आज भारत भी इस बात को कहना चाहेगा, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो न्यूक्लियर टेस्टिंग को रिज्यूम करने की बात हो रही है, न्यूक्लियर पावर्ड हथियारों की आवश्यकता है। मैं मेजर साहब का जवाब लूं, फिर मैं बिलाल शफीक के पास जा रहा हूं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मेजर साहब, क्या न्यूक्लियर पावर्ड हथियारों की होड़ शुरू हो गई, जो संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं? न्यूक्लियर हथियार तो बहुत हैं, न्यूक्लियर पावर्ड से जो चले वो हथियार? देखिए, जैसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पहले से हैं, तो अब न्यूक्लियर पावर्ड जो मिसाइल्स हैं आप देखेंगे कि वो भी अब चलन में आ रही हैं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ये हैं तो बहुत ही घातक, हाँ, और बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं। और खास तौर पे जो मेन पावर बैलेंस है, जो दो नेशन जो यानी रशिया और अमेरिका, उनके जो हेड ऑफ स्टेट है यानी जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको मुझे लगता है कि थोड़ा और जिम्मेदार तरीके से अपनी जो बातें हैं और अपने व्यवहार को जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से अभी नहीं वो उसका आह्वान कर रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला और पुतिन ने एकदम से जो है अपनी आईसीबीएम्स आगे बढ़ा दी कि मानो जैसे उनको अमेरिका पे हमला ही करना हो। अभी होना नहीं है, मतलब चांसेस तो ऐसे मतलब बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन एक अननेसेसरली जो केओस जो क्रिएट कर रहे हैं, दोनों लोग क्रिएट कर रहे हैं काइना देखा जाए तो। अब रिटेलिएट वो अपना एक मेजर ले रहे हैं कि हम जो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो क्या जरूरत है आपको प्रोडक्शन बढ़ाने की? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और फिर वो अपनी तरफ कुछ और करेंगे। तो ये अननेसेसरली, जैसे वो कोल्ड वॉर वाला था कि लड़ाई तो कुछ नहीं हुई लेकिन एक माहौल खराब होता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि दोनों बड़े देश हैं और उनके पीछे अन्य देश होंगे, तो वो जो दुनिया में एक विभाजन जो कहीं ना कहीं पहले भी जैसे दिखता था कि कुछ देश इधर कुछ देश उधर, और फिर वो एक जो स्टेबिलिटी और पीस जो पाकिस्तान मेजर साहब गजब कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शांति के दूत हैं। उन्होंने पाकिस्तान का सही बोलता है, बहुत कम ही सही बोलते हैं, तो आज कैसे सही बात बोल देते कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गलत बात कह रहे हैं। वो उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी अगर मतलब ऐसे दूत हैं जो सब जगह शांति करा रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। जी। और बिलाल शफीक साहब ने डोनाल्ड ट्रंप की बात पर मुहर भी लगाई है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप सही बात कह रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई 7 राफेल गिरे, अब तो इन्होंने 8 कर दिया। आज ही उन्होंने मेरे शो में 8 कहा, अभी कुछ दिन और रुक जाइए कहेंगे 10 राफेल गिरा है, फिर बोलेंगे 15 राफेल भी गिरा है। खैर ये चर्चा तो चलती रहेगी, झूठ के हाथ पाँव होते नहीं है, झूठ को आप कितना भी बड़ा कर लिए झूठ झूठ ही रहता है। शफीक साहब, लेकिन आप जो है वो अब और न्यूक्लियर हथियारों का क्या करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? बस इतना इस बात का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ाऊं। शफीक साहब। बिलाल शफीक साहब। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करा, या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? देखिए, बात वही है ना, अगर तो हमने डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को सच लेना है, फिर तो इंडियन इकोनॉमी भी डेड है, फिर मोदी भी किलर है, फिर मतलब झूठ बोल रहे हैं। फिर मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुनने भाई, बात सुन लिया करे ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप की हर बात को हमने सच लेना है, आप मुझे बोलने तो देते नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा भी है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल लेता है और इंडिया दुनिया में फसाद बर्पा करता है, क्योंकि उस ऑयल के पैसों से रशिया जो है वो यूक्रेन में मजीद वो हमले करता है और इंडिया किलर है इनोसेंट यूक्रेनियंस का। अगर आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हर बात सच्ची है, तो फिर ये भी सच मानना है। जहां तक उन्होंने ये बात की कि वो सीक्रेटली कर रहे हैं, तो उसमें वो रशिया भी है। आप पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया के साथ नथी कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो चाइना का भी कहते हैं, उसमें वो रशिया का भी कहते हैं। और यही चाइना और रशिया के अभी मोदी साहब ने एक तरफ शी जिनपिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ प्यूटन का, और ऐसे प्रिटेंड कह रहे थे जैसे ये बचपन के लंगोटी हैं। लंगोटी आप समझते हैं, जैसे बचपन के दोस्त हैं। आप बड़ी स्मार्टली खेलने की कोशिश करते हैं कि जी पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को एक कर दिया। अल्लाह के बंदे, पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के साथ साथ रशिया भी है और चाइना भी है। अब जहां तक बात आ गई ये डोनाल्ड ट्रंप की,
मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे लिए डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर परफेक्ट नहीं है। मुझे एक चीज मालूम है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑपरेटर सिर्फ एक बात करता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए जहां भी जो भी कदम उठाना पड़ेगा इंडियन एग्रेशन से प्रोटेक्शन के लिए हम वो उठाएंगे। और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना वो चाइना स्पेसिफिक है, ना वो ईरान स्पेसिफिक है, ना वो अफगानिस्तान स्पेसिफिक है। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन स्पेसिफिक है, इंडियन ओरिएंटेड है। और इंडिया जो है बिलाल शफीक साहब, आपका जो जितना कार्यक्रम होता है, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, टेररिस्ट प्रोग्राम हो, चाहे आपका कोई दूसरा प्रोग्राम हो, वो सब डॉलर स्पेसिफिक होता है। आपको डॉलर मिलेगा, फिलिस्तीनियों पर गोली चलाए, आपको डॉलर मिलेगा, आप अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। इस बात को लेकर आपकी रिजीम का विरोध पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है जब आप अमेरिका के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान भी इसी बात का विरोध कर रहा है, टीटीपी भी इसी बात का विरोध कर रहा है, टीएलपी भी इसी बात का विरोध कर रहा है। नेशनल इंटरेस्ट एंड डॉलर्स, यू हैव टू मेक अ डिफरेंस। पाकिस्तान के अंदर ही आपकी सरकार का विरोध इस बात को लेकर हो रहा है क्योंकि आप इस्लाम के खिलाफ जाकर अमेरिका के साथ खड़े, इस लाइन पे आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आप इसको नहीं, माने हम ना अमेरिका माने, के साथ कोल्ड वॉर में भी खड़े थे। यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। जब कोल्ड वॉर थी हम खड़े थे, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में भी हम अमेरिका के साथ खड़े थे। आपकी मौजूदा सरकार के ऊपर इस्लाम को धोखा देने का आरोप है। संजीव श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी संजीव जी। आपने कहा ना अभी गोदी में बैठे थे, आप खड़े नहीं थे, ये बात कहिए आप। और भारत की जहां तक बात है, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमेशा से इंटैक्ट रही है। भारत किसी में गोदी में बैठने का काम नहीं करता है। अभी शी जिनपिंग की आपने चर्चा की, राष्ट्रपति पुतिन की चर्चा की, उनके साथ हम इक्वल लेवल की बातचीत करते हैं। आपने कहा गोदी में जाके बैठ गए, बिल्कुल नहीं। गोदी में बैठने का काम तो पाकिस्तान ही करता है। डोनाल्ड ट्रंप कोल्ड वॉर के समय भी बैठे थे, अभी आप चाइना की गोदी में बैठते हैं। पहले अमेरिका ने एक दशक तक पाकिस्तान की तरफ देखा नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप जब वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान को पुचकारा, घुटनों के बल दौड़ते चले गए। खैर ये टॉपिक नहीं है आज का, इस मुद्दे पर कभी और बातचीत करेंगे। वक्त मेरे पास सीमित, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बारी है आज के इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का हमारा सवाल है, भारत के रेल मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी जेपी नड्डा। सही जवाब भेजिए 724077 724077 पर। सही जवाब भेजने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। आपको बताते हैं कल का इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट किसने जीता है, उनका नाम आपकी स्क्रीन पर। उनका नाम है रामकरण, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही आपको मिलेगा इंडिया डेली की तरफ से एक शानदार तोहफा। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं तमाम सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।